तो बच्चे नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है वेक्टर्स। ठीक है, इसमें हमने दिस इज चैप्टर नंबर 2 आ जाता है। जो आपकी न्यू बुक है ना, उसके लिहाज से ये चैप्टर नंबर 2 बनेगा। और इसमें हमने मेनली जो वेक्टर्स हैं उनके बारे में क्या करना है, स्टडी करना है कि कैसे आप वेक्टर्स को ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आ जाता है आपके पास। चैप्टर 02 और चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। ठीक है, और इसमें हम वेक्टर्स। और बच्चे पहले आपने ओ लेवल में भी पढ़ा हुआ है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर्स, है ना। तो पहले हम लिखते हैं कि स्केलर क्या होता है, दोज क्वांटिटीज विच हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, स्केलर द क्वांटिटी हैविंग कि हैविंग मैग्नीट्यूड। ठीक है, और क्या होता है मैग्नीट्यूड के अलावा? मैग्नीट्यूड और यूनिट ही होता है स्केलर के लिए। जी, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ठीक है, और इसके बाद और क्या लिख सकते हैं, इसकी एग्जांपल्स, या इट कैन बी, दे कैन बी एडेड, कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी अर्थमेटिक रूल्स, अर्थमेटिक रूल्स। मतलब जो रूल्स हम मैथ में अप्लाई करते हैं ना, एलजेब्रा, ऑर्डिनरी एलजेब्रा भी लिख सकते हैं, वो ही आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसकी एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल मैस, डेंसिटी। ठीक है, और डेंसिटी के बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस, स्पीड, और टाइम, टेम्परेचर, और भी हैं आपके पास इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और आपके पास कोई ज़हन में आ रही है इलेक्ट्रिक करंट के अलावा? चार्ज, और क्या हो सकता है? पावर, प्रेशर, एक्सेट्रा। दे आर एनर्जी। एनर्जी, वर्क, गुड, एनर्जी, वर्क, एनर्जी, वर्क, एक्सेट्रा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट स्केलर। लेकिन ये हमारा चैप्टर जो है वो स्केलर से रिलेटेड नहीं है। अब हमने वेक्टर को जस्ट स्टडी करना है। तो अब हम लिखते हैं इसमें वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स वो आपके पास स्पेसिफिक दोज क्वांटिटीज विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज प्रॉपर डायरेक्शन। ठीक है, हैविंग दोज क्वांटिटीज, quantities having magnitude, comma, units and direction। ठीक है, में डायरेक्शन भी होती है। तो
they are added or subtracted by vector algebra. They are added and subtracted by vector algebra. Vector algebra स्पेसिफिक अगर हम कर दें तो हेड टू टेल जो रूल होता है उससे आप इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये जो मैथ के रूल्स हैं उनसे ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं होते। और इसकी एग्जांपल में फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मोमेंटम इम्पल्स। इम्पल्स इम्पल्स के बाद फोर्स टॉर्क। और क्या ज़हन में आ रहा है? टॉर्क। जी बच्चे और कुछ ज़हन में वेक्टर के लिहाज से? वेट लिख सकते हैं लेकिन आपने फोर्स फोर्स लिखी है। वो मैंने लिख वेट दी। जी ओके। नहीं मैं वही बोल रही थी वेट भी हाँ लिख वेट सकते हैं। भी चले लिख देता हूँ। बेसिकली वो होता तो फोर्स ही है एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास वेक्टर्स आ जाते हैं। अब थोड़ा सा इसको मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। कुछ वेक्टर्स की ना टाइप्स होती हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पहली आ जाती है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर क्या होंगे? दोज वेक्टर्स विच आर इन द सेम डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। तो हम जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हैविंग सेम डायरेक्शन। क्योंकि आगे जब हम ये वर्ड यूज करेंगे ना पैरेलल वगैरह एंटी पैरेलल, तो आपको पता हो कि पैरेलल में होता क्या है। तो ये समझ लें एक वेक्टर है ए और ये आपके पास दूसरा वेक्टर आ गया बी। और जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनके दरमियान में एंगल कितना होता है? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री लेना। whenever the word parallel is used we take theta equals to 0 degree. Second is equal vector. Equal vector। अब अगर वर्ड इक्वल का उसका मतलब है हैविंग सेम डायरेक्शन। हैविंग सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मतलब इसमें अब मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। मतलब अगर एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो दूसरा वेक्टर भी इसी साइज का ही आपने बनाना है और उसकी भी डायरेक्शन क्या रखनी है? सेम रखनी है। तो दिस इज इक्वल वेक्टर। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। तो हम कहेंगे इसमें भी थीटा क्या होगा? 0 डिग्री लेना है आपने। और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। मीन्स मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है। नेक्स्ट इज पैरेलल हो गया, इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट होता है एंटी पैरेलल वेक्टर। थर्ड इज एंटी पैरेलल
पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल का मतलब द वेक्टर्स विच आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब एक वेक्टर है ए टूवर्ड्स राइट और वेक्टर बी है वो लेट्स सपोज टूवर्ड्स लेफ्ट है, तो दे आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। और इसमें हम एंगल कितना लेंगे, 180 डिग्री। ठीक है, जब भी एंटी पैरेलल का वर्ड यूज हो तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री। नंबर 4 है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर का मतलब द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, but in opposite direction, but having opposite direction, opposite direction। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास वेक्टर है ए टूवर्ड्स राइट और सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। तो इसमें बच्चे आप क्या कहेंगे, थीटा तो 180 ही है, थीटा इज 180 डिग्री। और नेक्स्ट मैग्नीट्यूड जो है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। ओके, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ए है वो माइनस बी के इक्वल है। ठीक है, वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस वेक्टर, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो एक के साथ अगर प्लस है तो दूसरे के साथ माइनस होगा, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। यहाँ तक देखें कोई कंफ्यूजन? नहीं। ये जस्ट समझ लें चैप्टर का स्टार्ट है, तो जब हम ये टर्म यूज करें तो आपको पता हो। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल vectors, the vectors which are perpendicular to each other, the vectors which are perpendicular to each other, perpendicular to each other। For example, this is vector a बना देते हैं हम और this is vector b। ठीक है, तो vector a and this one is vector b। Now the angle between them is 90 degree, theta equals to 90 degree, so they are called orthogonal vectors। So theta equals to 90 degree। Any confusion? No. Okay, next is coplanar vector। coplanar vector ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो, द वेक्टर विच लाइज इन द सेम प्लेन, द वेक्टर विच लाइज इन द सेम प्लेन। फॉर एग्जाम्पल ये हम बना देते हैं, दिस इज ओवर वाई एक्स एंड दिस इज ओवर एक्स एक्सिस। अब अगर जितने भी आपके पास वेक्टर्स हैं वो एक्स और वाई के दरमियान में ही लाई कर रहे हैं, वेक्टर जो मर्जी डायरेक्शन है, बट दे आर प्रेजेंट
between x and y plane, they are all called coplanar vector. मतलब x और y के दरमियान में ही लाई कर रहे हैं, तो they are called coplanar vector. Okay, next is null vector. null vector ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। द वेक्टर whose magnitude is zero are called null vector. ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आपने ज़ीरो लिखना है और ज़ीरो के ऊपर एरो लगा देते हैं. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नल वेक्टर. ठीक है, और इसकी डायरेक्शन, इट मे बी अलोंग एनी डायरेक्शन. इट मे बी along any डायरेक्शन. मतलब इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, और ऐसे लिख सकते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल देखिए, हम कहते हैं दो वेक्टर्स हैं. एक वेक्टर है ए और वो किसके इक्वल है, बी वाले वेक्टर के. ठीक है बच्चे, दोनों क्या है, इक्वल हैं. जब आप इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा ए प्लस ये वाला वेक्टर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस. अगर दोनों इक्वल हैं तो इनका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो. 0. अब हम अगर हमने ज़ीरो लिखा होगा ना, तो उस स्केलर के लिए भी हम ज़ीरो लिखते हैं. ये जैसे 2 - 2 करें तब भी ज़ीरो आएगा ना. लेकिन वेक्टर्स के लिए भी अगर हम ज़ीरो ही लिखें तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये आंसर स्केलर की वजह से ज़ीरो है कि वेक्टर्स की वजह से. अगर इसके ऊपर आप एरो लगा दें, तो अब आप आइडेंटिफाई कि अच्छा ये आंसर जो ज़ीरो आया है ना, ये दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने की वजह से आया होगा. मतलब ये आंसर ज़ीरो दो वेक्टर्स की वजह से आया है. फॉर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेशनरी पार्टिकल, यस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ या वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी. स्टेशनरी का मतलब एट रेस्ट. वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लिखा हो, और इसी तरह लिखा हो स्पीड ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. क्या लिखा हो, स्पीड ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. तो क्या होगी, वेलोसिटी तो वो 0 विद एरो मार्क होगी, लेकिन स्पीड सिर्फ 0 होएगा. हाँ, जस्ट इट इज यूज फॉर टू डिफरेंशिएट बिटवीन एंड वेक्टर. ओके, तो दिस इज अबाउट द नल वेक्टर. ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाता है हमारे पास इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर. नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर. कितना बन जाता है ये हमारे पास, नंबरिंग नहीं की हमने. यूनिट ये वेक्टर, 8. यस, यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट से याद रख लें, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो. द वेक्टर whose magnitude whose magnitude the vector whose magnitude is 1. The vector whose magnitude is 1 is called unit vector.
यूनिट वेक्टर। आवाज आ रही है बच्चे? जी। अच्छा, अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एनी अल्फाबेट, having having hat or cap on it, having hat or cap on it। फॉर एग्जांपल कोई भी अल्फ़ाबेट ले लें, ए ले लेते हैं। ए के ऊपर अगर इस तरह की हैट सी बनी हुई है तो इट मीन इट इज़ अ यूनिट वेक्टर। इसी तरह अगर लिखा हुआ है आर, तो आर के ऊपर इस तरह की हैट सी बनी हुई है तो ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का वे होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, वाई वी यूज़ अ यूनिट वेक्टर। तो या पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। हमें पता है बच्चे, जो वेक्टर्स होते हैं ना, वेक्टर्स में दो चीज़ें होती हैं मेन, एक मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, है ना? ऐसा ही है। जी। अब फॉर जी। एग्जांपल एक वेक्टर में ले लेता हूँ ए, तो ए के ऊपर अगर एरो लगा हुआ है तो इसका मतलब है हम वेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए के साथ इस तरह से दो मॉड्स की लाइन लगा देते हैं या सिंपल ए लिख देते हैं। अगर सिंपल ए लिखा हो या उसकी इस तरह की मॉड्स की लाइंस हो तो इसका मतलब है ये मैग्नीट्यूड है। और ए के ऊपर, अच्छा ये प्लस तो मैंने वैसे ही डाला है, कोई फॉर्मूले में प्लस नहीं है, कोई मैग्नीट्यूड कॉमा डायरेक्शन लिख देते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए कैप। ठीक है, सो वी हैव टू थिंग्स, vectors having magnitude and direction। For magnitude we use simple a, for direction we use a cap, and for vector we use a having arrow on it। तो अगर यहाँ से हम सब्जेक्ट बनाए a कैप को, तो a कैप किसके इक्वल आ जाएगा, a वेक्टर डिवाइडेड बाय, ऐसा ही है, ये उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये समझ आइए? सर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे। हाँ जी, मल्टीप्लाई हो रहे थे, उधर जाके क्या हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं। बिकॉज वी नो दैट वेक्टर्स हैव टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये कौन है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को हमने उधर जाके क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये इसका जर्नल फार्मूला बन गया। ये जो यूनिट वेक्टर होता है उसमें, उसको वो किसके इक्वल होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट में ना ये व्हाट्सएप बंद कर दूं। जी।
तो नेक्स्ट इज ए, जो हमारे पास वेक्टर है वो हमारे पास की यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। अब ये इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये आगे इसके न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा। ये यूनिट वेक्टर निकालें तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ किया करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि हम यूनिट वेक्टर क्यों यूज़ करते हैं, तो आपने इट इज़ only use only use to represent the direction, is only used to represent the direction of the vector। ये वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। अब इसको आपको मैं समझाता हूँ कैसे। एज वी नो दैट देर आर थ्री एक्सिस, दैट इज एक्स, वाई एंड z एक्सिस। अब बच्चे थ्री एक्सिस होते हैं ना हमारे पास। हेलो, जी हमारे पास थ्री एक्सिस होते हैं ना ये वाले। जी एक्स एक्सिस को हम नॉर्मली y कहते हैं और इसको z कह देते हैं। तो बच्चे आपने याद रखना है कि वो यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई कैप से। और वो यूनिट वेक्टर जो y के अलोंग होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जे कैप से। और ऐसा यूनिट वेक्टर जो z की डायरेक्शन में होगा इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय के कैप। अभी ये समझ आ जाएगा कैसे इसको हम ऐसे लिखते हैं। अभी जस्ट आप नोट कर लें, अभी हम एग्जांपल करेंगे उससे आइडिया हो जाएगा। तो हम लिखते हैं दी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसी तरह इसी को मैं डॉटेड लगा देता हूँ, दी यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय जे कैप। सेम विद द यूनिट वेक्टर along z axis is represented by k cap, i j k फिक्स्ड होते हैं ये, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हम फोर्स लगा रहे हैं कितनी, वी आर अप्लाइंग 100 न्यूटन फोर्स। कितनी लगा रहे हैं, 100 न्यूटन फोर्स। 100 न्यूटन। अब हम 100 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में है नहीं बता सकती ना। नहीं, लेकिन अगर मैं इसके साथ आई कैप लगा दूं तो अब बता सकती हैं कि 100 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। एक्स एक्सिस अलोंग। हाँ तो देखें 100 क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड, आई कैप बता रहा है उसकी डायरेक्शन। और आई कैप इज बेसिकली अ यूनिट वेक्टर विच इज ओनली यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको इससे आइडिया नहीं हो रहा कि वो किस डायरेक्शन में है, लेकिन जैसे ही मैं इसके साथ यूनिट वेक्टर जे कैप लगाऊंगा तो अब आप कह सकती हैं कि इट इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस। जैसे आपको ये पता चल गया डायरेक्शन एक्स एक्सिस। तो ये नॉर्मली फिक्स्ड होते हैं आई जे के कैप फेडरल बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में, ठीक है। यहाँ तक देखें कोई कंफ्यूजन। जी सर, इसमें लाइक यूनिट वेक्टर का क्या रोल है? देखें
यूनिट वेक्टर कौन सा है इसमें? आई कैप है ना? जी। आई कैप से ही तो आपको पता चला है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। लाइक आई कैप को हम यूनिट वेक्टर बुलाते हैं। यस, आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर अलोंग, मैं लिख देता हूँ, आई कैप, जे कैप, के कैप are the unit vectors, are the unit vectors along x, y and z axis. Any सर तो लाइक यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताता है। जी, और इसी को तो मैंने ऊपर लिख दिया था, ये वाला पॉइंट देखें, it is only used to represent the direction of the vector। सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है? क्योंकि जी। हमने कहा ना कि वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो आप डायरेक्शन किससे बताओगे? बाय यूनिट वेक्टर, ठीक है? एनी जी। कंफ्यूजन? नहीं। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है? तो इसकी दो तरह की रिप्रेजेंटेशन होती हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक में क्या है? वी यूज एनी अल्फाबेट, लाइक जैसे अभी हम यूज कर रहे थे एफ, और उसके ऊपर एरो लगाओ तो उसका मतलब है ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट है तो उसके ऊपर एरो लगाओ तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी के ऊपर एरो है तो वेक्टर, अगर इनके ऊपर एरो नहीं लगे हुए तो इसका मतलब है दे आर स्केलर। तो सिंबॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एनी अल्फाबेट हैविंग एरो ऑन इट। या अगर नॉर्मली बुक में वो एरो नहीं लगाते तो वो फिर ना इसको डार्क करके लिख देंगे, जैसे मैं अभी थोड़ा सा डार्क करके लिख रहा हूँ ना। तो अगर बुक में ज़रा डार्क करके लिखा हुआ है, बोल्ड करके लिखा हुआ है, बोल्ड स्पेस लेटर, अगर यूज हुए मतलब है वो वेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं। और दूसरी रिप्रेजेंटेशन होती है ग्राफिकल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को बाय अ स्ट्रेट लाइन हैविंग एरो ऑन वन एंड। अब जो लाइन है ना, लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड एंड एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन। जैसे आप कहेंगे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, तो एरो बताएगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है? और जी। इस एंड को आप क्या कहते हैं? टेल। और जहां पे एरो है उस एंड को हम क्या कहते हैं? तो graphically it is represented by a straight line having arrow ahead. The length of the line represents the magnitude and arrow indicates the direction. ठीक है? जी। और नेक्स्ट आपके पास इसमें हम मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड का वर्ड हम यूज कर रहे हैं ना, ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है द न्यूमेरिकल वैल्यू, सिंपल लिख देते हैं, इज द न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे अभी हमने लिखा था फोर्स है 200, तो 200 इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है? और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, आपने सिंपल अगर फॉर एग्जांपल ए है तो ए लिखते हैं, या ए के साथ मॉड लगा दें, इस तरह की लाइंस लगा दें, इसका मतलब है ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट
in rectangular component, magnitude is given as अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ये हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में प्रूव भी करेंगे। फिर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। ये आगे हम प्रूव भी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। वेट सर, आप ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, वो अभी हम आगे, मैंने कहा ना नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, द कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। वो ऑर्थोगोनल? और हाँ, ऑर्थोगोनल जो होते हैं उनको ही हम रेक्टेंगुलर या परपेंडिकुलर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ही यही है, डोंट वरी, जी। ठीक है। आज इतना ही कर लें, ठीक है।